नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। अमेरिका और उसके दोस्त इजराइल जैसे साथियों को लगा था कि यूक्रेन युद्ध में 2 साल से भी ज्यादा वक्त से फंसा हुआ रूस अब इतना कमजोर हो चुका है कि वो उन्हें मिडिल ईस्ट में अपना मनचाहा खेल खेलने से रोक नहीं सकेगा। लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक रूस ने पश्चिम एशिया की बिसात पर कुछ ऐसी चालें चली हैं जिससे अमेरिका और उसके साथियों की नींद उड़ गई है। रूस ने यमन के हूती बागियों की कुछ ऐसी मदद की है जिससे उनकी समंदर में पश्चिमी देशों के जहाज़ों को निशाना बनाने की क्षमता में कई गुना वृद्धि हो गई है। अमेरिका पूरी ताकत लगाने के बावजूद हूतियों के हमलों को नहीं रोक पा रहा है। रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अब पश्चिम एशिया के मसले पर खुलकर अपना खेल खेलने लगे हैं। उन्होंने फिलिस्तीन को लेकर एक ऐसा बयान भी दिया है जिससे इजराइल को जोर का झटका लगा है। हमारे आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि पुतिन ने कैसे हूती बागियों को इतना ताकतवर बना दिया है और मिडिल ईस्ट में पुतिन की पावर के क्या मायने हैं। लेकिन उससे पहले आपको पुतिन के इस बयान के बारे में बताते हैं जो उन्होंने फिलिस्तीन के बारे में दिया है। दरअसल पुतिन का आत्मविश्वास इन दिनों काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है क्योंकि अमेरिका ने तो पूरी कोशिश की थी कि यूक्रेन युद्ध के मसले पर पुतिन को इंटरनेशनल बिरादरी से अलग थलग कर दिया जाए। लेकिन हाल ही में रूस ने अपने शहर कजान में ब्रिक्स का जो सम्मेलन किया उसमें भारत के पीएम नरेंद्र मोदी और चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग समेत कई देशों के टॉप लीडर्स ने शिरकत की। और इस समिट के दौरान पुतिन फिलिस्तीन को लेकर एक बहुत बड़ी बात भी बोल गए। पुतिन ने कहा कि गाजा में 1 साल पहले इजराइल का मिलिट्री हमला शुरू हुआ था। ये लड़ाई हालिया दिनों में लेबनान तक फैल गई है। इससे इस इलाके के बाकी देश भी अफेक्टेड हो रहे हैं। इजराइल और ईरान के बीच टकराव का लेवल भी तेजी से बढ़ रहा है। ये सब एक सीरीज के तहत हो रहा है और इस तरह की सीरीज की जो प्रतिक्रिया हो रही है वो पूरे इलाके को बड़े पैमाने पर युद्ध के कगार पर खड़ा करती है। फिलिस्तीन का पक्ष रखते हुए पुतिन का कहना था कि फिलिस्तीन देश के निर्माण के बिना ये सब खत्म नहीं होगा। इस पूरे इलाके में हिंसा और लड़ाई की वजह भी यही है। ऐसे में एक आज़ाद फिलिस्तीन मुल्क का बनना बहुत ज़रूरी है। फिलिस्तीन के लोगों के साथ कई दशकों तक नाइंसाफ़ी हुई है। फिलिस्तीन के लोगों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने की ज़रूरत है। फिलिस्तीन के इलाकों में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल और महासभा में पारित 2 स्टेट का फॉर्मूला लागू करना होगा। ऐसा करने पर यह मामला हल हो जाएगा। पुतिन का यह बयान इजराइल और अमेरिका की जोड़ी के लिए एक बड़ा झटका है। लेकिन इस मसले पर पुतिन बस बयानबाजी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर के मुताबिक जो खबर सामने आई है वो बताती है कि रूस ने पश्चिम एशिया में हमास के साथी यानी यमन के हूती बागियों को अपनी सैटेलाइट से ऐसी खुफिया जानकारी मुहैया कराई है जिसके चलते ये विद्रोही लाल सागर में कमर्शियल जहाजों को आसानी से निशाना बना रहे हैं। हूतियों को रूस की ये मदद इतनी खास क्यों है, अब हम आपको ये समझाते हैं। दरअसल पिछले साल जब गाजा की लड़ाई शुरू हुई तभी से ही हूती बागियों ने हमास के सपोर्ट में लाल सागर से गुजरने वाले इजराइल और उसके साथी देशों के जो कार्गो जहाज होते हैं, जो कमर्शियल जहाज होते हैं, मिलिट्री जहाज नहीं, कमर्शियल जहाज जो सामान लेकर जाते हैं, उनको निशाना बनाना शुरू किया है। यमन की लोकेशन इतनी स्पेशल है, इतनी खास है कि हूतियों के लिए इन जहाज़ों को निशाना बनाना आसान हो जाता है। लेकिन इन जहाज़ों की लोकेशन हूतियों को कैसे पता चलती है? इन जहाज़ों की सटीक लोकेशन हूतियों तक पहुंचाने के लिए रूसी सैटेलाइट्स का डेटा हूतियों तक पहुंचाया गया है। खबर के मुताबिक रूसी सैटेलाइट से मिली जहाज़ों की लोकेशन इतनी सटीक होती है कि हूती बागी इन कमर्शियल जहाज़ों पर ड्रोन्स और मिसाइल से हमला करने में कामयाब हो रहे हैं। एक आंकड़े के मुताबिक हूतियों ने अब तक 130 ऐसे हमले किए हैं जिनमें कई जहाज डूब गए हैं, 4 नाविकों की जान गई है। इसके अलावा पिछले साल नवंबर में हूती बागियों ने एक फिल्मी अंदाज में एक जहाज को हाईजैक भी कर लिया था जो अब तक उनके कब्जे में है। लाल सागर को हिंद महासागर से जोड़ने वाला ये इलाका दुनिया भर के कारोबार के लिए बेहद अहम है। पश्चिम एशिया से होने वाले तेल की सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा यहीं से गुजरता है। इस समुद्री रास्ते को सुरक्षित बनाने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन की नेवीज ने जमकर कोशिश की है, लेकिन उन्हें पूरी तरह से कामयाबी नहीं मिल सकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब इस रूट से जो ट्रैफिक है, जो सी ट्रैफिक है, जहाज़ों का ट्रैफिक है, उसमें 77% की कमी आ चुकी है और कार्गो जहाज़ों को अब अफ्रीका के कैप ऑफ गुड होप वाले लंबे रूट से आना पड़ रहा है, जिसके चलते ट्रैवल कॉस्ट में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो रहा है। अमेरिका ने हूतियों को काबू में रखने के लिए हाल ही में अपने सबसे बड़े हथियार यानी B-2 बॉम्बर का भी इस्तेमाल किया था,
जिससे उसने हूथियों के गोला बारूद के ठिकाने को उड़ा दिया। लेकिन इसके बावजूद लाल सागर में हूथी बागियों का कहर जारी है। हूथी यमन का वो विद्रोही गुट है जिसका यमन के एक बड़े इलाके पर कब्जा है। इन्हें मजबूत बनाने में ईरान का बहुत बड़ा रोल है। इस खबर के मुताबिक रूस ने अपनी सैटेलाइट इंफॉर्मेशन को डायरेक्ट हूथियों को न देकर ईरान के जो सैन्य संगठन है IRGC, जो वहां की मिलिट्री से भी बड़ा संगठन है, उसके जरिए हूथियों तक पहुंचाया है। दरअसल सैटेलाइट से मिली इंफॉर्मेशन आज के युग में किसी भी जंग को जीतने का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गई है। एक बहुत अहम हिस्सा है, बहुत ज़रूरी चीज़ बन गई है। इससे ये जो पूरा तनाव मिडिल ईस्ट में है, उस दौरान इजराइल ने अब तक जितने भी हमले किए हैं वो सीधे टारगेट्स पर पहुंचे हैं। याद कीजिए लेबनान में जिस तरीके से इजराइल ने नसरल्लाह को निशाना बनाया, उसके वारिस को निशाना बनाया और कई सारी एयर स्ट्राइक की और वो सटीक टारगेट पर पहुंचती है। इसकी बहुत बड़ी वजह जो है सैटेलाइट से मिली हुई इंफॉर्मेशन है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने जब 1 अक्टूबर को 180 मिसाइलों का हमला किया था इजराइल पर, तो उनमें से ज़्यादातर मिसाइलें तो आसमान में नष्ट की गई, लेकिन जो नहीं की जा सकी वो भी पूरी सटीकता के साथ अपने टारगेट पर नहीं पहुंच सकी थी। जानकारों की माने तो इसकी बहुत बड़ी वजह है अमेरिका इजराइल की सैटेलाइट पावर, जिसके चलते इजराइल को हिजबुल्लाह के गढ़ लेबनान में और हूथियों के गढ़ यमन में अपने टारगेट्स की पहचान आसानी से हो जाती है और वो पूरी सक्सेस रेट के साथ उन पर निशाना साधते हैं। जबकि ईरान के पास इतनी सटीक सैटेलाइट जानकारी नहीं हो पा रही है। अपनी इसी कमजोरी से पार पाने के लिए ईरान रूस से मदद ले रहा है, और वो रूस जो पिछले 2.5 साल से खुद यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है, और उसकी मदद के लिए ईरान ने बड़ी संख्या में न सिर्फ ड्रोन्स भेजे हैं बल्कि उसके लिए अपनी फतेह मिसाइलों की बड़ी खेप भी सप्लाई की है। अब जब ईरान रूस की इतनी मदद कर रहा है तो इस मुश्किल वक्त में रूस उसे अकेले कैसे छोड़ सकता है, और ईरान की उस जगह रूस मदद कर रहा है जहां उसे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, यानी अंतरिक्ष में, यानी सैटेलाइट के क्षेत्र में। खबर यह है कि ईरान ने अपनी 2 सैटेलाइट्स अब रूस भेज दी हैं, जहां से रूस रॉकेट्स के जरिए इन सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करेगा। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले 40 सालों से जो अमेरिका ने पाबंदियां लगाई हैं ईरान के ऊपर, जिसके चलते ईरान टेक्नोलॉजी विकसित नहीं कर सका है अंतरिक्ष में अपनी सैटेलाइट्स को भेजने की, यानी ये क्षमता उसके पास नहीं है, लेकिन रूस अब उसकी मदद कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कौसर और हदोत नाम की 2 सैटेलाइट्स 5 नवंबर को रूस के रॉकेट से अंतरिक्ष में लॉन्च की जाएंगी। कौसर एक हाई रेजोल्यूशन की तस्वीरें लेने वाली सेंसर सैटेलाइट है, जबकि हुदात एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो नेटवर्क और इंटरनेट के लिए काम आएगी। अमेरिका का दावा है कि इस तरह की सैटेलाइट्स का इस्तेमाल इजराइल में टारगेट्स की निशानदेही करने के लिए, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए किया जा सकता है। इससे पहले रूस ने फरवरी 2022 में और इसी साल सितंबर में ईरान की सैटेलाइट्स को अपने रॉकेट्स के जरिए अंतरिक्ष में भेजा था। यही नहीं, खबर तो यह है कि ईरान ने रूस को उसकी सैटेलाइट्स के जरिए इजराइल की इस जंग की तैयारियों पर नजर रखने के लिए भी कहा है, और वो इन्फॉर्मेशन भी रूसी सैटेलाइट्स के जरिए ईरान तक पहुंच रही है, ऐसा कहा जा रहा है। जाहिर सी बात है, पश्चिम एशिया के तनाव में पुतिन की भूमिका अब महज तमाशबीन की नहीं रही या महज बयान बहादुर की नहीं रही, क्योंकि ऐसे कई सारे लीडर्स हैं या कई सारे मुल्क हैं जिनके लीडर्स केवल बयानबाजी कर रहे हैं, जिनमें टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगन काफ़ी ज़्यादा अहम है, जो हर बार इजराइल के लिए एक नया बयान जारी कर देते हैं उसके खिलाफ, लेकिन ज़मीन पर कोई हरकत नहीं है। पुतिन की भूमिका अब एक बयान बहादुर की नहीं है मिडिल ईस्ट में, बल्कि वो ईरान और उसके साथी मिलिशिया की सीधी मदद कर रहे हैं। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।